हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है तुषार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। करंट अफेयर में पहला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा को रद्द करना एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय 1996 में समतेली बस विस्फोट मामले में डॉक्टर अब्दुल हमीद को जो फांसी की सजा मिली थी उसकी सजा को रद्द कर दिया गया। मुद्दा ये निकल गया कि उन्हें प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मिली। न्यायालय ने एक वर्ष के भीतर पुनः मुकदमा पूरा सुनने का आदेश दिया है। यानी कि इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि जो उसमें सजा प्राप्त है डॉक्टर अब्दुल हमीद, उन्हें पूरी तरह से न्याय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्हें सुनवाई का प्रभावी कानून सहायता के तहत सुनवाई का अधिकार नहीं पूरा कर पाए वो। अच्छा, निष्पक्ष सुनवाई क्या है? निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ है कि प्रत्येक अभियुक्त को दंड देने से पहले निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और कानून के अनुसार सुनवाई का अवसर मिलेगा। अच्छा, भारत का जो कोर्ट है वो हमें सुनवाई का अधिकार देता है, वो निष्पक्ष। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निष्पक्ष सुनवाई संवैधानिक गारंटी है, इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। आपराधिक न्याय व्यवस्था प्रतिरोध नहीं बल्कि विधिक प्रक्रिया है, जिसमें सहयुक्त को स्वीकारोक्ति बयान अकेले दोषी सिद्ध करने का अधिकार नहीं देता। मृत्युदंड क्या है? मृत्युदंड वह सर्वोच्च दंड है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया यानी कि लीगल प्रोसेस का पालन करने के बाद दिया जाता है। भारत में कानून संहिता यानी कि बीएनएस 2023 में मृत्युदंड का प्रावधान है। प्रमुख अपराध जो मृत्युदंड में दिया जाता है, अगर हम किसी की हत्या कर देते हैं, आतंकवाद, कुछ बलात्कार के अपराध, मृत्यु कारित करने वाली भीड़ हत्या, तो ये क्या है? मृत्युदंड है, एक तरह से लीगल प्रक्रिया। संविधान के सारे नियम को पालन करने के बाद किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने के पश्चात मृत्युदंड का प्रावधान है। अपराध क्या होंगे? हत्या होएगा, आतंकवाद होएगा, बलात्कार के अपराध होंगे और भीड़ जनित कोई अपराध। किन्हें मृत्युदंड नहीं दिया सकता? संविधान ने बताया कि नाबालिग को मृत्युदंड नहीं दिया सकता, गर्भवती महिलाओं को मृत्युदंड नहीं दिया सकता और गंभीर मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है मृत्युदंड को लेकर? अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ टू फेयर ट्रायल यानी कि जीवन और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ये जो मुकदमा डला था ये इसी वजह से रद्द हुआ। क्यों? क्योंकि कोर्ट को लगा कि जो डॉक्टर अब्दुल हमीद हैं उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार से वंचित रखा गया है। अच्छा, दूसरा अनुच्छेद क्या है? 22 सब क्लोज 1, इसमें राइट है वकील से परामर्श लेने का अधिकार। 39 या 39 ए क्या है? निशुल्क विधि सहायता। सरकार के द्वारा उन लोगों को जो आर्थिक रूप से सक्षम है, एससी एसटी वर्ग से हैं और जिन्हें मृत्युदंड भी लगभग प्राप्त हो चुकी है, उन्हें आर्टिकल 29 ए के तहत निशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी। अच्छा, ये जो अगर किसी को मृत्युदंड होगी तो वो आर्टिकल 32 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास जा सकता है और वहां पर अपनी दया याचिका की सुनवाई कर सकता है मृत्युदंड के बाद, जब कोर्ट उसे मृत्युदंड दी। ऐसे ही राज्य में कहा जाएगा, वो राज्यपाल के पास जाएगा तो उसकी सजा को वो कन्वर्ट कर सकते हैं आजीवन कारावास में। निष्कर्ष क्या है? यह निर्णय स्पष्ट करता है कि निष्पक्ष सुनवाई यानी कि फेयर ट्रायल और प्रभावी कानून प्रतिनिधित्व विधि के शासन में मूल स्तंभ है। गंभीर अपराधों में भी अनुच्छेद 21, 22 और 39 के तहत दिए गए संविधान अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। तो अधिकार मोर इम्पोर्टेंट देन क्राइम, ये इसका निष्कर्ष निकल कर आया। अच्छा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, दूसरा करंट अफेयर है असम में बाढ़ और भारत में बाढ़ प्रबंधन। हाल ही के समय में असम में लगभग 60 वर्षों से के बाद भीषण बाढ़ देखी गई। इसमें 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अच्छा, असम में अधिक बाढ़ क्यों आती है? इसका कारण है असम ब्रह्मपुत्र और बराक नदी बेसिन में स्थित है तथा यह 50 से अधिक सहायक नदियां हैं जिसे स्वाभाविक रूप से बाढ़ आती है।
अच्छा, जो असम का क्षेत्र है उसमें ब्रह्मपुत्र और बराक नदी का बेसिन और उसमें 50 प्लस नदियां हैं, वो आपस में छोटी छोटी नदियां मिलकर इन दोनों नदियों में समाती है। तो जब भारी मानसून होता है तो इस वजह से क्या होता है, ये नदियां ये उफान पाती है और असम में भारी बाढ़ की संभावनाएं प्रकट होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से आने वाली बाढ़ का कारण बनता है। अच्छा, बाढ़ के कारण क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी अत्यधिक गाद लाती है। गाद यानी कि उसके साथ बहने के साथ साथ उसमें मिट्टी भी आती है, जिससे नदी तल ऊंचा हो जाता है और जल का वहन क्षमता घट जाती है। जब कोई नदी अपने साथ गारा लेकर आएगी तो जहां पानी का फ्लो है वो पानी का फ्लो ऊपर आ जाएगा, तो उस वजह से ही बाढ़ आती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की खासियत है कि उसकी जो बहाव होएगा उसमें गाद गाद यानी कि मट आएगा। अच्छा, नदी तट का अपवर्तन, नदी का बार बार मार्ग बदलना, तट कट जाना और बाढ़ को बढ़ाता है। अच्छा, जो ये नदी है, नदी कोई ऐसा तो है ही ना कि भाई एक नदी जा रही है और उसमें चेंज कर दो। नदी हमेशा अपना पाथ चेंज करती है, वो कभी इस पाथ से कभी इस पाथ से, और उससे क्या होगा, कटाव होएगा। अच्छा, ये जो ये पाथ है ना, किलोमीटर अंदर तक हो जाएंगे और किलोमीटर बाहर तक हो जाएंगे अपने मेन पाथ से। फिर और इसका मेन कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा और बाढ़ में तीव्रता बनी रहती है। कमजोर तटबंध, कई तटबंध पुराने हो चुके हैं और प्रभावी नहीं है। तटबंध यानी कि जो हम नदी के कटाव को बचाने के लिए जो बांध बनाते हैं वे पुराने हो चुके हैं और कमजोर हो चुके हैं। इस वजह से भी बाढ़ आने की संभावनाएं ज्यादा है। आने के बाद उससे नुकसान भी ज्यादा होता है। अच्छा, भारत में बाढ़ के कारण, भारत में अच्छा ओवरऑल पढ़ेंगे, बाढ़ के दो कारण होते हैं, एक तो नेचुरल कॉजेज और एक ह्यूमन कॉजेज, प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण की बात करेंगे जब सामान्य से अधिक बारिश पड़ती है, हैवी मानसून रेनफॉल होता है, नदियों में गाद का जमाव, जब नदियां साफ नहीं होती हैं या उनके साथ गाद ज्यादा मात्रा में भड़का जाती है तो ये प्राकृतिक कारण से नदी का जो फ्लो है वो ऊपर फ्लो करता है, नदी नीचे नहीं चलती, नदी का जो गाद आ जाएगी उसके ऊपर चलना शुरू कर दी, तो इससे क्या होगा, आसपास के इलाके प्रभावित होते हैं। तीसरा क्या है, नदी का मार्ग बदलना, जैसे कोसी नदी है। अच्छा, कोसी कहाँ मिलेगी? तुम्हें मिलेगी ये बिहार में। तो कोसी नदी भी अपना मार्ग चेंज करती है। मार्ग इन द सेंस कि 2 साल एक मार्ग से बह रही है, तीन तीसरे साल पता ना उसे क्या होएगा, वो दूसरे मार्ग से बहना शुरू कर देगी। अच्छा, हिमनद चिन्ह बाढ़, चक्रवात और तूफान, ये भी उसके कारण है। मानव जनित क्या कारण है? वनों की कटाई, बाढ़, मैदानों का अतिक्रमण, बांधों का खतरा, अवैध बालू खनन, आर्द्र भूमि का विनाश। वनों की कटाई कर देते हैं तो इससे क्या होएगा, वन नदी के फ्लो को स्लो करते हैं। अब जब वन ही कट जाएंगे तो नदी का फ्लो और तेज होना शुरू हो जाएगा। अवैध खनन करेंगे, जब हम नदियों से बालू खोद लेंगे तो कहीं वो गहरी हो जाएगी, कहीं वो बच जाएगी। शहरी बाढ़ के कारण, अनियोजित शहरीकरण, खराब जल निकासी व्यवस्था, झील और आर्द्रभूमि का अतिक्रमण। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करंट में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हाल फिलहाल में देखा गया है कि हाल ही के समय में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई। इसे प्रसिद्ध तमिल और कवि और वे गीतकार आर वेरामुथु को 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वे अकली जयकांत के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले तीसरे साहित्यकार हैं। उन्हें कलिकट्टू थीकासन के लिए 2003 में भी साहित्यिक पुरस्कार मिला था। इम्पोर्टेंट क्या है कि तमिलनाडु से आने वाले तीसरे वो आदमी हैं जिन्हें 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या? इसकी स्थापना 1961 में हुई भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। प्रथम पुरस्कार किसे मिला? प्रथम पुरस्कार मिला 1965 में जी शंकर कुरुपन को, मलयालम से जुड़े साहित्य से। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य साहित्य में आजीवन उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ये क्या है? इंडियाज हाईएस्ट लिटरेचरी अवार्ड टू लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिटरेचर। ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? संविधान की अनुसूची में निर्मित 22 भाषाओं में प्लस अंग्रेजी में। इस पुरस्कार में क्या मिलता है? इस पुरस्कार 11 लाख रुपए मिलते हैं और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है यानी कि सर्टिफिकेट, और वाग्देवी यानी कि गॉडेस ऑफ सरस्वती की कांस्य की मूर्ति मिलती है। प्रथम
जो महिला विजेता थी इस पुरस्कार को पाने वाली 1976 में किसको मिला? आशा देवी को। 1965 में किसे मिला था? जयशंकर कुरोपण, जो इसके पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता मैन थे। और जो इसकी पहली पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो कोई महिला थी उसका नाम था आशापूर्ण देवी। प्रथम अंग्रेजी पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन थे? 2018 में मिला, वो किसे मिला? अमिताभ घोष को। शुरुआत, अच्छा एक बार रिपीट कर लें, शुरुआत कब हुई इसकी? 1961 में। पहला पुरस्कार मिला जयशंकर कुरोपन को मलयालम में। और संविधान की 8वें अनुसूची में 22 भाषा प्लस अंग्रेजी, इसको इन भाषाओं के अंतर्गत जो भी साहित्य से जुड़े ज्यादा अच्छे काम करता है उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त होता है। पहला पुरस्कार किसे मिला? आशा देवी को मिला 1976 में। उसके बाद अमिताभ घोष को मिला अंग्रेजी साहित्य में 2018 में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर से जुड़े विषयों में हाल ही में एक और करंट अफेयर महत्वपूर्ण आया, इसमें हुआ सुंदरबन सीमा की बाड़बंदी। सुंदरबन जो जंगल है उसकी बॉर्डर की फेंसिंग हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करने के लिए पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा में लगभग 90 किलोमीटर के हिस्से में बाड़बंदी की योजना बना रहा है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने इस योजना के कार्यान्वयन तथा तकनीकी अध्ययन शुरू कर दिया गया है। यह क्षेत्र क्या है? यह क्षेत्र मैंग्रोव वन, जलीय दलदल, नदियों और दलदले भूभाग से युक्त है, जिससे सीमा प्रबंधन कठिन होता है। यानी कि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये सारी समस्याएं हैं, तो इस क्षेत्र की निगरानी करने में समस्या पैदा होती है। तो सुंदरबन सीमा क्षेत्र की बाड़बंदी यानी कि फेंसिंग लगने की बात हो रही है। बाड़बंदी को आपको पता होगा कि एक क्षेत्र को कवर करना तार के माध्यम से, दीवार के माध्यम से। अच्छा, सुंदरबन क्या है? सुंदरबन क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा इन द बाय ऑफ वेस्ट ऑफ बंगाल। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना के डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के निकट पर स्थित है। अच्छा, डेल्टा क्या है? डेल्टा है जब नदियां समुद्र में मिलने जाती हैं तो वो अपना डेल्टा बनाती हैं। वो अपनी सारी गाद, जो उनकी गारा है, उनके साथ जो भी पदार्थ बह के आ रहे हैं वो उस डेल्टा में छोड़ देती है। तो जो बांग्लादेश है या पश्चिम बंगाल है, ये सब इन नदियों के डेल्टा पे ही बने हैं, उनके गाद से। तो ये जो सुंदरबन इलाका है ये इनके डेल्टा पे बसा पड़ा है, यानी कि तट पे स्थित है। अच्छा, ये क्या है? सुंदरबन का लगभग 40% भाग कहाँ पे है? भारत में है, और 60% बांग्लादेश में स्थित है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र पर 1.2 करोड़ लोग इसके निर्भर हैं, यानी कि जो इसका इकोसिस्टम है उस पर 1.2 करोड़ लोग निर्भर हैं। अच्छा, जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटीज ये क्या है? अच्छा, ये मैं आपको एक सिंगल लाइन में बताऊं। जैव विविधता का मतलब है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने सारे जीव पाए जाते हैं, कितने पेड़ पाए जाते हैं, उसकी क्वांटिटी निर्भर करती है जैव विविधता पे। कुछ चीजें जैव रिच होंगी, यानी कि वहां पे उनकी क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, क्वालिटी ऑफ एनिमल्स ज्यादा क्वांटिटी में होंगे। अब जैसे कि ये सुंदरबन है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैंग्रोव की प्रजातियां 20 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 290 पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं, 42 स्तनधारी पाए जाते हैं, 35 सरीसृप पाए जाते हैं, 8 उभयचर पाए जाते हैं और 120 मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। अच्छा, तो ये क्या है? ये जो सुंदरबन का इलाका है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है, मगरमच्छ भी यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, और गंगा की डॉल्फिन यहाँ पे, और जल मॉनिटर लेजार्ड यानी कि छपकली भी यहाँ पे होती है, और ओरिवल रिडले कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। संरक्षण क्या है? इस क्षेत्र को संरक्षण कहां से मिला? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भारत 1987 में इसका स्थान मिला। और बांग्लादेश का जो पार्ट है वो पता है ना कि 40% भारत में, 60% बांग्लादेश में। तो जो भारत का इलाका था यूनेस्को ने उसे 1987 में विश्व धरोहर सूची में मान्यता प्रदान कर दी। और बांग्लादेश वाले इलाके को कब करा? 1997 में। अच्छा, रामसर साइड, भारतीय सुंदरबन को 2019 में रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। प्रोजेक्ट आया सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का एक प्रमुख आवास है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करंट अफेयर की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर, हाल ही के समय में महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती मनाई गई। उन्होंने क्या करा? मंगल पांडे भारत के महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे।
उन्हें 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने साहस और बलिदान के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक विरोध को प्रदर्शित करा। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 19 जुलाई 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ। मात्र 20 इयर्स की एज में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फॉर्मेंट्री में भर्ती ली। अच्छा, जो इन्होंने विद्रोह करा उसका कारण क्या था? उसका कारण था सैनिकों ने इनफील्ड पैटर्न 1853 राइफल के कारतूसों का उपयोग करना पड़ता था। ये जो कारतूस थी, इन कारतूस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती थी, अगर इन कारतूस को दांत से काट के खोलना पड़ता था, फिर उस कारतूस को उस बंदूक में भरा जाता था। मतलब तो उस बंदूक में तो वो जो जिसमें उसकी पैकिंग होती थी, ये बात चली कि इसकी जो पैकिंग है वो गाय और सूअर की चर्बी से मिलकर बनी है। इससे क्या हुआ? इससे हुआ हिंदू मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होगी। मंगल पांडे ने इस प्रकार के कारतूसों का इस्तेमाल करना से इनकार कर दिया गया। अच्छा, विद्रोह का प्रभाव, इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया तो इस आंदोलन में 1857 का सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखा गया। ये शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ मेरठ से। साध्वी अवध रेडीमेड ने भी विरोध किया और ये असंतोष बढ़ते बढ़ते अंबाला, लखनऊ और मेरठ तक फैला। अच्छा, इनका ये क्या हुआ? 18 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया और वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में क्या करा? दिल्ली में उनका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने करा और उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। 1857 की क्रांति का जो बिल्कुल बीज बोया गया वो 10 मई 1857 की बैरिक में मंगल पांडे द्वारा बोया गया। अच्छा, इन्हें क्या मिला? इन्हें अच्छा, ये जब इनकी कार्रवाई होगी तो इन्हें क्या करा? 28 अप्रैल 1857 को बैरिकपुर में इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। बाद में उनकी रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। ब्रिटिश भारत शासन के विरुद्ध इस संघर्ष के प्रतीक बन गए। उन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में गिना जाता है। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।